नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात गुवार पे करेंगे, जहां पर 5वें महीने लगातार दबाव बनता हुआ हमने देखा है। क्लोजिंग यहां पर मंथ ऑन मंथ बेसिस में नीचे ही देखने को मिली है। इतना ही नहीं, गम के भाव तो यहां पर 5 महीने के निचलों के स्तर के आसपास भी पहुंच गए हैं। जानकार कीमतों में और गिरावट की आशंका जता रहे हैं। क्या है इसके कारण, कहाँ जा सकते हैं भाव, बताने के लिए हमारे साथ हैं एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय, कोमोर्जी ग्रुप के रवि देओरा, एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा और मिसेस प्रेम ताराचंद के ओनर रुपेश गोयल। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। गुवार पे यहाँ पर शुरुआत करेंगे और रवि, आपसे पहले जानना चाहेंगे, चार्ट्स पे फिलहाल यहाँ पर सीड और गम दोनों के ही प्राइसेस कैसे लगते हैं? रवि, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? हाँ, ये क्वेश्चन मुझे है जी। हाँ। अभी तो लग रहा है कि जिस हिसाब से हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि जो प्राइसेस है उसमें एक रेंज बाउंड एक्टिविटी से वो हमें देखने को मिले हैं। नीचे 11,000, ऊपर 12,000, यही गुआर गम का रेंज है। गुआर सेल में भी 5500 के लेके 6,000। तो मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर वे में कंसोलिडेशन होगा। साथ में थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी जब न्यूज निकल के आई कि जो मॉनसून है उसमें डेफिशिएंसी होगी। स्काईमेट ने जो अपनी बात बताई थी, बट उसके बाद जो आईएमडी ने नॉर्मल मॉनसून की फोरकास्ट की, तो इस हिसाब से फिर से प्राइसेस में गिरावट थी। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही न्यूज के पहले थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। बहुत बड़ी तेजी या मंदी की मेरी उम्मीद नहीं है। मुझे लग रहा है कि गुआर गम में ब्रॉडरली 11,000 से लेकर 12,000 की जो रेंज बनी है, आगे वही कंसोलिडेशन रहेगा। अगर 11,000 के नीचे जाते हैं प्राइस, तो हम वहां पे करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब तक ये रेंज में ही प्ले करेगा, ऐसा मेरा मानना है। पर्टिकुलर डिमांड साइड से भी देखें तो वहां भी इफ एंड बट्स काफी है। क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, बट फिर भी वो एक हायर लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो पहले थोड़ा क्रूड के साथ भी कोरिलेशन था, अभी ये कोरिलेशन थोड़ा हट चुका है। एंड पर्टिकुलर मॉनसून के न्यूज के हिसाब से वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है। क्रॉप को भी लेके मार्केट में थोड़ी अनसर्टनिटीज थी, बट मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर जो प्राइसेस है उसमें 11,000 का एक सपोर्ट मान के चलना चाहिए। अभी इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो ही वहां पे शॉर्ट के लिए सोचना चाहिए। टेक्निकली ये काफी अच्छा सपोर्ट रेंज बना हुआ है। और गुआर सीड में भी 5500 के नीचे अगर जाता है तो ही वहां पे शॉर्ट की पोजीशन लेनी चाहिए। अदरवाइज 5500 के करीब बाय करके 6,000 के करीब बेच के ये रेंज को ही प्ले करना है। ये रेंज से ज्यादा अभी ये फंडामेंटल पे मुझे मूवमेंट अप या डाउन साइड नहीं दिख रहा है। कंसोलिडेशन का मूव रहेगा। ऑलराइट, तो एक कंसोलिडेशन में अटकता हुआ यहाँ पर गुआर सीड और गम देखने को मिला है। और जैसे रवि कह रहे हैं कि कुछ कोरिलेशन यहाँ पर कच्चे तेल के साथ भी हटता हुआ नजर आया है। बहुत बड़ी तेजी हमने नहीं देखी। एक्चुअली जो चार्ट हमने अभी आपको दिखाया कि हर महीने यहाँ पर सीड और गम की क्या परफॉर्मेंस रही, वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर फिर से लेके आना चाहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिसंबर में 1% की गिरावट थी, जनवरी में कुछ खास नहीं हुआ, फरवरी में यहाँ पर 3 से 4% की मंदी देखने को मिली, वही हाल मार्च में और अप्रैल में भी। तो ये स्क्रीन आपको दिखाता है कि इवन एज हमने महीने के बीच में यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी मंदी आते देखी हो, लेकिन मंथ ऑन मंथ यहां पर वो गेन्स होल्ड नहीं कर पाए हैं। पुखराज जी, आप कैसे देखते हैं ये भावों की मूवमेंट, फंडामेंटल्स आपको कैसे देखने को मिलते हैं? देखिए, बाजार में मनीषा जी कमजोरी जैसी कोई बात नहीं है और भाव भी पड़े रहे ऐसी भी बात नहीं है। पर पहले स्काईमेट और आईएमडी दोनों ने ये आशंका जताई थी कि एल नीनो आ सकता है, एक संभावना थी। फिर स्काईमेट ने संभावना जताई, आईएमडी ने नहीं जताई। उससे मामूली सा हेरफेर हुआ, मामूली सी गड़बड़ हुई। पर उनके बोलने के बावजूद भी जो ग्वार कमोडिटी मानसून का सट्टा कहा जाता है, इसके अंदर बहुत बड़ा कोई रिएक्शन नहीं आया, यानी बाजार ने कोई रिएक्ट नहीं किया इस खबर पर। मेरा मानना है कि जिस तरह की डिमांड है, लगभग 23 से 25,000 टन मंथली जा रहा है कम, और ये एक सामान्य डिमांड है। और सामान्य डिमांड के अंदर ग्वार के भाव बढ़ने चाहिए थे, घटने नहीं चाहिए थे। डिमांड यदि सामान्य से कम रहती तो और मंदा रह सकता था, मगर सामान्य डिमांड के अंदर अब ये जो तेज नहीं हुआ है सामान्य डिमांड में, तो अब लोगों को मानसून का इंतजार है कि मानसून की खबरें किस तरह से आती है। जैसे जैसे मानसून की खबरें आएगी वैसे वैसे ये रिएक्ट करता जाएगा। दरअसल अभी लोगों का मानना है कि एक बार मानसून को देख लिया जाए और उसके बाद के अंदर इसके अंदर एंट्री ली जाए। जहां तक ग्वार सेक्टर में मंदी की बात है, बिल्कुल मंदी की चीज नहीं है। कोरमा और चूरी भी सपोर्ट कर रहे हैं और गम का निर्यात भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो 100-200 की गड़बड़ तो मामूली बात हो गई, पर बहुत बड़ी लंबी तेजी मंदी अभी हाल फिलहाल इसमें दिखाई नहीं देती। ये मौसम पे निर्भर करेगा, जैसे जैसे मौसम की बात आएगी इसमें रिएक्शन आता रहेगा।
मनीषा जी। जी रुपेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जैसे पुखराज जी ने भी कहा कि सामान्य मांग है, सामान्य ही प्राइसेस मूवमेंट भी है, कोई बहुत लंबी तेजी, कोई बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप कैसे देखते हैं आवक और डिमांड बाजार में? ग्वार जो अक्टूबर से सीजन स्टार्ट हुआ था और अब हम अप्रैल तक आ चुके हैं 7 महीने में। ग्वार नवंबर में जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो अचानक उसने 10,000 से 13,000 रुपए का सफर जो है एक बड़ी स्पीड से तय किया था। उसके बाद पिछले 5 महीनों से ग्वार का प्राइस धीरे धीरे स्टेबलाइज हो गया है। अराउंड 12,000 11,500 के आसपास लगातार जो है वो प्राइस रह रहे हैं, कोई ज्यादा हेरफेर नहीं है। इसका एक ही कारण है कि जो डिमांड जनवरी से मई तक बहुत अच्छी डिमांड कई सालों से लगातार आ रही थी, इस बार डिमांड कम नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है, बड़ी एक सामान्य सी डिमांड है और उसी के हिसाब से सप्लाई भी मिल रही है। तो बहुत ज्यादा बढ़ा के एक्सपोर्टर डिमांड नहीं कर रहे हैं और ज्यादा घटा के सप्लायर माल नहीं देते हैं। तो इस कशमकश के बीच में ग्वार 5500 से 5700 रुपए और गम 11,500 से 12,500 के बीच में पिछले 5 महीने से ट्रेड कर रहा है। अब रही बात अल नीनो की, बिल्कुल हर मौसम एजेंसी, हर अखबार, मीडिया, टीवी सब में अल नीनो की जो है बातें वो छाई हुई हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि ग्वार की जो सोइंग का टाइम है वो 15 जून से 15 अगस्त के बीच में होता है, जिसमें भी समय है। तो समय के साथ अगर अल नीनो का इफेक्ट अगर वेस्ट राजस्थान में, उत्तर पश्चिम राजस्थान में आता है तो ग्वार के प्राइसेस जो अभी चल रहे हैं वो एक बिल्कुल एक निचले स्तर पर, या एक जिसमें अपने कहे ना कि इसमें नुकसान के चांसेस बड़े कम हैं इन भावों में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो और आगे उसको मौका मिल सकता है, अल नीनो की वजह से मौका मिल सकता है। डिमांड एक सामान्य डिमांड है। ऑल राइट, तो यानी कि एक अगर चाहते तो यहाँ पर प्रभाव बढ़ सकते थे, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से मांग देखने को मिली है, कोई बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं है और उसका असर हमने यहाँ पर आता हुआ देखा भी है। पुखराज जी, ऐसा भी माना जाता है कि एक समय पर एक ही कमोडिटी चलती है, अगर सभी चलती हैं तो उतनी वॉल्यूम भी नहीं होती है। हमने वो हाल यहाँ पर जीरा में होते हुए देखा, फिर काफी हद तक यहाँ पर कैस्टर में कुछ इंटरेस्ट था। आप कहेंगे कमोडिटी टू कमोडिटी ट्रेड होता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। एक बार सोना चलता है, फिर उसके बाद मेटल्स चलते हैं, फिर कभी कच्चा तेल चलता है। आप कहेंगे उतना ही मॉनेटरी या फाइनेंशियल सपोर्टिंग होता है और एज ऑफ नाउ ज्यादा तवज्जो यहां पर जीरे में आती हुई दिखी। बिल्कुल मनीषा जी, आपने सही पकड़ा है। ये अभी जो ग्वार के ट्रेडर है उसमें 90 से 95% जीरा के बारे में पूछता है कि ये जीरा क्या लगता है। उनकी पहली कमोडिटी जीरा है और दूसरी कमोडिटी जो वायदा में नहीं है इसबगुल है। हर व्यक्ति जीरा के ट्रेड के बारे में खबर रखना चाहता है। जहां जीरे के ट्रेड करने वाले ग्वार से रिलेटेड लोग 2 या 5% थे, अब आप ये समझिए जीरे के बारे में पूछ परख करने वाले 90 से 95% है। तो सबका ध्यान एक तरफ है। अभी फर्स्ट आइटम जीरा है और उसके बाद में सेकंड आइटम ग्वार और गम है, फिर किसी तीसरे का नंबर आता है। तो झुकाव तो निश्चित रूप से जीरा की तरफ हुआ और जीरा के अंदर जिस तरह की घटबढ़, जिस तरह का उतार चढ़ाव आ रहा है, स्वाभाविक है सबका ध्यान उस तरफ जाएगा और उस तरफ जा भी रहा है। उसका वॉल्यूम भी बता रहा है कि जीरे में इस तरह का वॉल्यूम पहले कभी नहीं मिला। और भाव की बात है तो ये लाइफ टाइम हाई भाव भी जीरे में चल रहे हैं मनीषा जी। जी हाँ, एब्सोल्युटली। बाजार का इंटरेस्ट उस तरफ चला जाता है जहां पर आपको मुनाफा देखने को मिलता है। इवन अगर आप स्टेक होल्डर हैं, अगर आप ग्वार में काम भी करते हैं, तो उसके बावजूद भी हमने देखा है कि वॉल्यूम्स यहां शिफ्ट होती हुई दिखी हैं। रुपेश जी, जहां तक वॉल्यूम्स की बात है, आप कहेंगे वहां पर भी थोड़ा सा ग्वार सीड ग्वार गम ने एक्सचेंज पे भी हिट लिया है? रुपेश जी, आप कहेंगे ओवरऑल हिट हमने वॉल्यूम्स पे ग्वार सीड ग्वार गम में आता हुआ देखा है, लोगों का यहाँ पर इंटरेस्ट कम है? अभी जीरा चल रहा है तो सारा वॉल्यूम जो है वो जीरे में शिफ्ट है, हर ट्रेडर का, हर ऑपरेटर का, या जो लोग बड़े ट्रेड करते हैं। ग्वार में अभी बोझिल कारोबार है, वॉल्यूम की कमी है, एक्साइटमेंट की कमी है। लेकिन अभी जो आने वाले मंथ्स हैं वो ग्वार के एक, जैसे अपने कहते हैं ना, हनीमून पीरियड वाले जो है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त जो है वो मानसून का एक प्योर सट्टा हो जाता है। तो निस्संदेह वॉल्यूम बढ़ेंगे और ग्वार में मोमेंट भी आएगा। अब ग्वार का समय है। ऑलराइट, रुपेश जी, अगर ग्वार सीड और गम दोनों की यहाँ पर बात की जाए तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा कहाँ है? मुझे अगर मानसून का कोई भी एडवर्स इफेक्ट आएगा तो ग्वार सीड ज्यादा बेटर लगता है ट्रेड करने के लिए।
ऑलराइट, तो गुआर सीड में गम से यहाँ पर ज़्यादा भरोसा है। और ऑफ कोर्स एक कमोडिटी जो बहुत ज़्यादा चल रही है, सभी का ध्यान उस तरफ है। हमने वो देखा भी है होता हुआ, पहले गेहूं था तो सबका ध्यान वहीं पर था, जीरा आया उसमें बाद में है। ऑफ कोर्स उठापटक यहाँ पर गुआर सीड गम में काफ़ी देखने को मिली है, लेकिन जैसे हम आपको चार्ट लगातार दिखाते रह रहे हैं, पिछले 5 महीने से वधघट के बावजूद भी मंथ ऑन मंथ यहाँ पर पैसा निकलता हुआ नजर नहीं आया है। पुखराज जी, एक फाइनल सवाल आपसे, कैसे देखते हैं आप आगे जाके ओवरऑल एग्री ट्रेड, क्योंकि हमने ओवरऑल मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम्स भी यहाँ पर कम होते हुए देखी हैं। अगर जीरा हटा दें तो बाकी सभी कमोडिटीज में एग्री में कोई बहुत ज्यादा अटेंशन या कोई पार्टिसिपेशन बनता हुआ नहीं दिखा। देखिए मनीषा जी, ये जो मानसून की खबरें आएगी वो सारी कमोडिटी, एग्री कमोडिटी को तो इफेक्ट करेगी। जिस तरह से पूरे संसार में जलवायु परिवर्तन विषय चल रहा है और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन ने फसलों को नुकसान पहुंचाया, चाहे जीरा हो, चाहे इसब हो, चना हो, सरसों हो, गेहूं हो, तो उसी तरह यदि मानसून वीक रहता है तो हर कमोडिटी पे इसका असर आएगा। बशर्ते कोई असर नहीं आने का कोई कारण है तो 2024 का चुनाव हो सकता है, जहां सरकार की निगाह है वो तिलहन पे और दलहन पे खास तौर से रहेगी और महंगाई न बढ़े, ऐसे कुछ उपाय भी किए जाएंगे। पर सारा का सारा जो भी है वो मानसून पे निर्भर है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो हर एग्री कमोडिटी के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा और हर कमोडिटी तेजी की साइड आपको दिखती नजर आएगी। देखिए मनीषा जी, मौसम विभाग के दो जो आईएमडी और स्काई मेट ने जो बोला है, लोग दूसरी वेबसाइट्स भी देखते हैं तो अन्य वेबसाइटों में भी अल नीनो का खतरा बताया जा रहा है। तो लोगों की मानसिकता में तो ये है ही कि अभी भले हम चुप बैठे रहें पर इसको वॉच करते रहेंगे और हर आदमी जिसका जो ट्रेड है, कि दालों का ट्रेड है, जिनका तिलहन का ट्रेड है, ग्वार का ट्रेड है या मसालों का ट्रेड है, वो उसमें इन्वॉल्व होगा निश्चित रूप से। तो आगे के लिए तो यही बात नजर आए। ऑलराइट, तो यानी कि इंतजार यहाँ पर मॉनसून का है, उनकी खबरों का है। जिस तरह से हम आता उसे देखते रहेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर एग्री कमोडिटीज में वॉल्यूम, पार्टिसिपेशन और मूवमेंट हमें आके फिर बनता हुआ नजर आएगा। पुखराज जी, रुपेश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम एग्री से रिलेटेड कमोडिटीज पर बात भी करने के लिए। लेकिन ब्रेक में जाए उससे पहले रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जीरे की बात हुई, कुछ मुनाफा वसूली ऑफकोर्स हमने आते हुए देखी थी, लेकिन 40,000 के स्तर यहाँ पर अब वापस लौटे हैं, यहाँ पर क्या सेंस है? जरूर से वहां पे 40,000 का सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी जब जीरा 42 गया था उसके बाद में थोड़ा करेक्शन आया था, बट 42 अभी भी होल्ड हो रहा है। बट मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे अभी भी मुझे थोड़े रिस्क रिवॉर्ड कम अच्छे दिख रहे हैं। अगर प्राइसेस 39,000 39,500 के करीब आता है तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक एक्यूमुलेशन का मौका रहना चाहिए। अभी भी ये कमोडिटी से तेजी हटी नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मुझे दिख रहा है। फिर से ये 41,300 41,500 तक जा सकता है। जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं वही वहां पे काम कर रहे हैं, स्टॉप लॉस जरूर से लगा। पर आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि एग्री कमोडिटीज में जो वॉल्यूम क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल 10 कमोडिटी है जिसमें अभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में रोज ट्रेड होता है। ये 10 कमोडिटी से 8 कमोडिटी है वो रेंज बाउंड है। सिर्फ कॉटन एंड जीरा दोनों में ही मूवमेंट ये साल देखी गई, और ये जिसमें हाई एंड लो के बिटवीन 10% से ज्यादा कुछ डिफरेंस हो। इस हिसाब से जब तक प्राइसेस में ही कुछ मूवमेंट नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई वॉल्यूम डेवलप होगा। बट मेरा ये मानना है कि जब मई ऑनवर्ड, जब सोइंग का टाइम आएगा, जब वेदर के रिलेटेड थोड़ी सर्टेनिटी बढ़ेगी, उसके बाद कमोडिटीज में अच्छा वॉल्यूम फिर से ट्रैक में आना चाहिए। एब्सोल्युटली, और एज ऑफ नाउ सारा वॉल्यूम यहाँ पर जीरे में ही देखने को मिला है। और जैसे पुखराज जी भी कह रहे थे कि 80-85% लोग जो गुआर में काम करते हैं एज ऑफ नाउ पहले जीरे के बारे में जानना चाहते हैं, ऑफकोर्स क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा है, फंडामेंटल्स क्लियर है और प्राइस काफ़ी डायरेक्शनल भी हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से यहाँ पर उनकी टॉप स्ट्रेटजीज तो जानेंगे ही, लेकिन बाकी कमोडिटीज़ पर भी डालेंगे नजर।